हेलो एवरीवन। चलो आज ना कुछ नया सीखते हैं। क्या नया सीख रहे हैं? तो हमने बोला ये देखो, इस बच्ची को देखो क्या कर रही है। ये स्टीम ले रही है। जो आजकल ना हमको हर दूसरा तीसरा इंसान स्टीम लेते हुए दिखता है। भाई कोविड है, कोविड है, कोविड है, बट शी इज नॉट सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। कुछ और रहस्य है। नाउ व्हाट इज शी सफरिंग फ्रॉम एंड व्हाई शी इज टेकिंग दिस टीम, ये देखते हैं। ठीक है, बट बिफोर गोइंग टू दैट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वेदांतु नीट मेड इजी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड नोटिफिकेशन को टर्न कर लो ऑल पे, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे यार। और आप हमको इतने ही बार बार फ्रीक्वेंटली मिलने के लिए आते रहे। यस, तो आपके इंतजार में बैठी हूँ मैं। फटाफट से आ जाइए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो पूरा देख लीजिए और बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो क्या था उस बच्ची का राज? तो हमने बोला वो राज था सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ कंडीशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। क्यों होगा, कैसे होगा, क्या होगा, सब देखते एक एक करके। ठीक है, बहुत सारे सवाल थे सिस्टिक फाइब्रोसिस पे और इसको हम पढ़ेंगे आज। चलो, अब सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसी बीमारी है? तो हमने बोल दिया इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब ये जो है ये पेरेंट से बच्चे को पास होता है, मतलब ये बेसिकली इनहेरिट होता है। तो अगर पेरेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो बच्चे को होने के चांसेस है। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है मतलब गड़बड़ कहाँ होगा? जीन में, डीएनए में। इसका जो डीएनए होता है वो होता है क्रोमोसोम नंबर 7 पे। सो क्रोमोसोम नंबर 7 पे एक जीन होगा जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के किसी तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के लिए कोड करता है। ठीक है, अब यही ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटिंग प्रोटीन CFTR जिसको हम बोलते हैं, उस प्रोटीन के उस जीन में, मतलब डीएनए से प्रोटीन बनता है, तो क्योंकि डीएनए में गड़बड़ थी उस बेचारे इंडिविजुअल को सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस का मेजर ऑर्गन जिसपे वो अटैक करने वाला है, बिशुम बिशुम करके ऑर्गन का सत्यानाश करेगा, दैट इज लंग्स। सबसे ज्यादा जो ऑर्गन अफेक्ट होगा ना वो लंग्स होता है। लंग्स में म्यूकस, ऐसा लिटरली इतना ज्यादा थिक फ्लूइड जमा हो जाता है। और उसके साथ साथ, मतलब सिर्फ लंग्स को अफेक्ट करके उसने छोड़ दिया क्या सिस्टिक फाइब्रोसिस ने इंडिविजुअल को? नहीं, इट ऑल्सो अफेक्ट्स पैनक्रिया, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन। कितना ज्यादा सीवियर होगा वो डिपेंड करता है कि वो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है और कितना ज्यादा उसके जीन में डिफेक्ट है। सिंपल। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म होने पे क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं? तो हमने बोला बहुत ज्यादा कफिंग होगा, म्यूकस बाहर आ जाता है कई बार कफ करते करते। ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होता है क्योंकि एल्वियोलर सैक जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, जो लंग्स के अंदर था उसमें ही इतना सारा म्यूकस जमा हो गया होता है। प्लस क्योंकि इतना सारा फ्लूइड है, इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब इन लोगों को लंग इन्फेक्शन होने के चांसेस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस इन द लंग, या यू कैन से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, दूसरे साइंस एंड सिम्टम्स में आएगा ये जो साइनसेस होते हैं हमारे, वहां पे भी फ्लूइड जमा हो जाता है। द म्यूकस विल गेट एक्यूमुलेटेड इवन इन द साइनस, तो साइनस इन्फेक्शन हो सकते हैं। ग्रोथ ऑफ द बॉडी इज वेरी पुअर। स्टूल के साथ, क्योंकि इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है ना, तो स्टूल के साथ फैट्स रिलीज हो जाता है, तो व्हाइटिश लेयर आ जाता है स्टूल पे। एंड यस, कई बार फिंगर्स एंड टोज ना ज्वाइन हो जाता है, दैट इज क्लबिंग होता है। इन केस ऑफ मेल्स इट रिड्यूसेस द काउंट ऑफ स्पर्म, तो स्पर्म काउंट रिड्यूस होने की वजह से मेल में इनफर्टिलिटी होने का भी चांसेस है। सो दिस इज ऑल दैट वी डिस्कस: साइनस इन्फेक्शन, पुअर ग्रोथ, फैटी स्टूल, क्लबिंग ऑफ टोज एंड फिंगर्स एंड इनफर्टिलिटी इन मोस्ट मेल्स। ठीक है, अब अलग अलग लोगों को सिम्टम अलग अलग दिखेंगे और अलग अलग डिग्री तक, मतलब किसी में शायद उतने ज्यादा सीवियर सिम्टम नहीं दिखेंगे, किसी में शायद ज्यादा दिख जाएंगे। दिस कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स बॉडी, इट्स लाइफस्टाइल, द टाइप ऑफ सोशल लाइफ दैट इट हैज, सब चीजों पे डिपेंड करते हैं। अब ये देखो डिफरेंस, ये था हमारे जैसे लोगों का नॉर्मल एयरवे, ठीक है, जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन नहीं है। और ये वो है जिनको माँ बाप ने फ्री में डिजीज दे दिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब ये तो पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स को शायद नहीं पता होगा कि उनको सिस्टिक फाइब्रोसिस है और बच्चे को चला गया। अब अंडर सच सिनेरियो इनके एयरवेज में देखो, ये ब्लड जमा हुआ है, ये म्यूकस जमा हो चुका है, और क्योंकि इन्फेक्शन आसानी से स्प्रेड हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो रखा है।
ऐसे कंडीशन में, ऐसे एल्वियोलाई में, ये देखो जब इतना सारा म्यूकस जमा है हर जगह तो एयर स्पेसेस कम हो जाता है, तो एयर का गैशियस एक्सचेंज भी कम हो जाएगा, सिंपल एज दैट। अब कमिंग टू द पॉइंट कि ये बाकी सारी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करेगा। ये देखो, एक तो आपने बोला था कि एयरवे कम हो गया, तो हमने बोला हाँ, तो स्मॉल एयरवे रहेगा वो भी फंसा दिया, अटका दिया। मतलब इमेजिन एक ट्रैफिक जैम है और उसमें आप अटके हुए हो, तो एयर जो है वो वैसे ही अटक जाता है उसी तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर। फिर क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लूइड जमा था, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस थे। अगर आप लिवर की बात करो तो उसमें बाइलरी सिरोसिस या लीवर सिरोसिस हो सकता है, गॉल स्टोन्स हो सकते हैं, मतलब गॉल ब्लेडर में स्टोन हो सकता है, या फिर हेपैटिक मतलब लीवर में सूजन आ सकती है। नेक्स्ट, अगर आप इंटेस्टाइन की बात कर लो तो इंटेस्टाइन में डिस्टल इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम, मतलब डिस्टल रीजन जो एंडिंग वाला रीजन होगा इंटेस्टाइन का, वो ऑब्स्ट्रक्ट या क्लॉग या क्लॉट हो जाता है, अंदर से पूरा ब्लॉक हो गया। फिर हमने बोला इन केस ऑफ मेल्स के केस में जो वास डेफरेंस होता है, ठीक है, उसमें हमको क्या दिखेगा, कॉन्जेनाइटल बाइलैटरल एब्सेंस, मतलब दोनों भी जगह पे वास डिफरेंस सेम नहीं दिखेगा, लेफ्ट एंड राइट विल नॉट लुक सेम। ओके, नेक्स्ट, फिर हमने बोला बोन्स में, जैसे आपको यहाँ दिखेगा, बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, मतलब बोन्स में छोटे छोटे होल हो जाएंगे क्योंकि कैल्शियम डिप्लीट हो रहा है, या फिर आर्थराइटिस हो सकता है। These are some common things that you can see. फिर हमने बोला ये होता क्यों है ना, इसका पसीने से क्या लेना देना। एक्सेसिवली सॉल्टी स्वेट, मतलब ये तो चलो म्यूकस जमा हो रहा था ना लंग्स में, पैनक्रिया में, इंटेस्टाइन में, तो इन सबको अफेक्ट हो रहा है, समझ में भी आता है। बट वाई विथ रिस्पेक्ट टू स्वेटी, मतलब क्यों सॉल्टी स्वेट का क्या लेना देना। तो हमने बोला देखो, सबसे पहला ये नॉर्मल लंग्स था, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये देखो आपको दिखेगा कितना सारा लंग का हिस्सा डैमेज हो चुका है। दिस इज ऑल बिकॉज देयर इज अ फ्लूइड एक्यूमुलेशन इनसाइड। क्लियर, इतना ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है ना, इसकी वजह से वो पूरा धुंधला धुंधला सा ब्लर दिख रहा है। जब भी इन्फेक्शन होगा लंग्स में ऐसा ही एक्सरे आएगा, सिंपल। अब कमिंग टू द पॉइंट, हुआ क्या था। तो हमने बोला देखो, सिस्टिक फाइब्रोसिस एक इनहेरिटेड डिजीज है, क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर 7 पे था, ये ऑटोसोमल होगा, मतलब ये मदर और फादर दोनों से इनहेरिट हो सकता है। ये रिसेसिव था, इसका मतलब अगर 2 क्रोमोसोम है, मतलब दोनों भी क्रोमोसोम 7 है, 2 कॉपी थी हमारे पास, एक पे नॉर्मल जीन था और एक पे अफेक्टेड जीन था, तो ये जो इंडिविजुअल है ये कैरियर बनेगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो जनरली डिजीज को एक्सप्रेस नहीं करेगा। कौन सी डिजीज, तो हमने बोला देखो, ये जो जीन था ना जिसको मैंने यहाँ हाईलाइट किया है, इस जीन का नाम है CFTR जीन, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन। CFTR जीन मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन एक प्रोटीन बनाएगा जो होता है CFTR प्रोटीन। अगर दोनों भी कॉपी सही काम कर रही है या कोई एक भी कॉपी सही काम कर रही है तो वो इंसान हेल्दी होगा, क्योंकि वो कौन था, कैरियर, मतलब वो डिजीज नेक्स्ट जनरेशन को पास करेगा, बट खुद जो है वो सिम्टम्स ज़्यादा नहीं दिखाएगा, एकदम माइल्ड या बिल्कुल नहीं, नॉर्मल होगा। नेक्स्ट, बट वो इनहेरिट कर सकता है, डिजीज नेक्स्ट जनरेशन को दे सकता है। फिर हमने बोला CFTR जो होता है उसका काम होता है कि सेल के अंदर और बाहर कौन सा फ्लूइड आना चाहिए और कौन सा फ्लूइड नहीं आना चाहिए, मतलब सेल ने क्या सिक्रीट करना चाहिए और क्या अब्जॉर्ब करना चाहिए, ये CFTR का रेगुलेशन होता है। अब जब CFTR में ही प्रॉब्लम हो चुका है क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस हुआ है, तो स्वेट जो है उसमें ज़्यादा पानी बाहर नहीं जा पाता है, सो कॉन्सेंट्रेटेड स्वेट, मतलब एकदम मोटा सा थिक सॉल्टी स्वेट विल बी गिवन आउट। सेम गोज विद डाइजेस्टिव फ्लूइड, सेम गोज विद म्यूकस, इसीलिए लंग्स में म्यूकस जो जमा होता है वो एकदम गाढ़ा सा, एकदम थिक म्यूकस जमा होता है। अगर CFTR फंक्शनल नहीं है तो सिक्रीशंस कैसे हो जाएंगे, मोटे, इसलिए मैंने बोला पसीना एकदम मोटा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्टी रहेगा। जो म्यूकस और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव जूसेस इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन, म्यूकस प्रोड्यूस्ड इन नोज, लंग्स, एल्वियोला एक्सेट्रा, ये सब मोटे मोटे हो जाएंगे। इस कंडीशन को अगर आपको डिटेक्ट करना है कि भाई आप अगर डॉक्टर हो, समझो फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में तो डॉक्टर बनना ही है, तभी तो नीट एस्पायरेंट हो, तभी तो नीट देने वाले हो, तो आपको याद रखना है, अगर जैसे अब आपका MBBS का क्लास है, टीचर ने पूछ लिया अगर कोई सिस्टिक फाइब्रोसिस CF वाला पेशेंट है, कैसे क्या टेस्ट लिख के दोगे, तो क्या आंसर आएगा, स्वेट टेस्ट।
अगर उसका पसीना मोटा गाढ़ा एक्सट्रीमली सॉल्टी निकलता है, ये आपको हिंट दे रहा है कि उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा। आई रिपीट, हिंट दे रहा है, कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन कैसे करोगे? जेनेटिक टेस्टिंग, ठीक है। आप उसका पीसीआर टेस्ट करवा लो, देख लो डीएनए में सच में प्रॉब्लम है भी या नहीं। क्लियर? जैसे ये देखो, ये है क्रोमोसोम नंबर 7, जैसे मैंने बताया था, ये है वो CFTR का जीन। क्लियर? सिंपल। नेक्स्ट, फिर हमने बोला ये देखो, अगर ये डोमिनेंट जीन है मतलब ये नॉर्मल था, और ये रिसेसिव जीन है मतलब ये अफेक्टेड है, तो फादर कौन है? कैरियर। मदर कौन है? कैरियर। इस केस में हमको क्या दिखा? तो हमने बोला इस केस में यू विल सी कि पेरेंट्स तो दोनों कैरियर है ना। एक मिनट, आई गेस दिस सम ओके आई गेस दिस समथिंग रॉन्ग है ना, गड़बड़ किया है कुछ। ओके, आई विल जस्ट चेंज। ओके, सी, अगर समझो हमने बोल दिया कि ये जो था ये रिसेसिव कंडीशन है मतलब ये अफेक्टेड है, ठीक है, और इसको नॉर्मल बता दिया, ये यहाँ पे गड़बड़ करना है, ठीक है। देन कमिंग नेक्स्ट, यहाँ पे भी ये रिसेसिव है और ये जो है ये नॉर्मल है मतलब डोमिनेंट है, ठीक है, तभी ये कैरियर है। अब देखो, अगर दोनों भी डोमिनेंट है तो वो ना तो कैरियर है और ना ही उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है। अगर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है तो उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस तो नहीं है, लेकिन यस कैरियर जरूर है। और अगर दोनों भी रिसेसिव है मतलब ये बेचारे को सिस्टिक फाइब्रोसिस है। सिंपल, क्लियर। अब क्वेश्चन यही था कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर, ये तो पेरेंट से पास हो जाएगा, हम क्या ही कर पाओगे तुम? तो हमने बोला देखो, सिस्टिक फाइब्रोसिस का आज तक कोई क्योर नहीं, देयर इज नो क्योर फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस, बट येस हमारे पास रेंज ऑफ ट्रीटमेंट्स है जो सिम्टम्स को कंट्रोल करेगा, प्रिवेंट करेगा या रिड्यूस करेगा, ताकि वो एक नॉर्मल एक्टिव लाइफ जी पाए। सिंपल। नेक्स्ट, अब मैंने क्यों इस पे एक पूरा सेशन ले लिया और आपका इतना सारा टाइम बर्बाद किया? तो ये इसके लिए क्योंकि आपको पता हो कि देयर आर प्रीनेटल डायग्नोसिस अवेलेबल, ताकि हम पहले से ही ये चेक कर पाए कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर समझो है तो आप उसको बचपन से ही, जैसे उसके सिम्टम दिखना शुरू हो जाएगा, आप उसके ट्रीटमेंट को शुरू कर सकते हो ताकि वो ज़्यादा सीवियर सिम्टम से सफ़र ना हो। सिंपल, क्लियर। चल, तो all my future doctors, stay safe, stay healthy, and yes, do not forget to like the video, share the video and subscribe. Stay tuned with the Vedantu NEET Made Easy. Bye everyone.